कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड की हम जानते हैं 45% 50% जनता जो है वो खेती पर निर्भर है एक तरीके से, और हमारे जो जीडीपी है उसका सिर्फ 9% के आसपास कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से है, जो कि बहुत कम है नेशनल एवरेज से भी। नेशनल एवरेज 16% है, तो उससे भी कम है। इसका मतलब हमारी खेती जो है वो स्पष्ट तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। 2019-20 में हमारे यहाँ जो बंजर जमीन थी वो 3,29,564 हेक्टेयर थी, जो कि 3 साल में ही लगभग 32,000 हेक्टेयर और बढ़ गई। मतलब हमारी बंजर खेती, जो खेती लायक ज़मीन है लेकिन जिस पर खेती नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है। 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जो खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों में, जिनमें सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ के लोगों को नज़र आती है। एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है। संभवतः ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पर हर व्यक्ति बोलता है कि इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य में, हमारे सबसे बड़े पहाड़ में हमारे स्वास्थ्य को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं जिनको बहुत पॉइंट आउट करके, फिगर आउट करके और उस पर काम करने की ज़रूरत है? ये कितना दुखद है, पूरे पहाड़ों में कहीं एमआरआई जैसी मशीन, और एमआरआई तो फिर भी बहुत दूर, कई जगह ऐसी हैं जहाँ एक्सरे तक के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। एजुकेशन पे आते हैं। अभी रिसेंटली 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण और दूसरी रिपोर्ट है पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। दोनों केंद्र सरकार की हैं, दोनों सरकारी रिपोर्ट्स हैं, और दोनों में उत्तराखंड की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तो नहीं कही जा सकती। हम ऑलमोस्ट एवरी पैरामीटर पे हम नेशनल एवरेज से बहुत नीचे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी बहुत है कि सिर्फ लर्निंग आउटकम्स के लिहाज से ही नहीं, हम लोग मैनेजमेंट के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे भी हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं। जबकि उत्तराखंड इतना छोटा सा राज्य है, 3 शिक्षा निदेशालय यहाँ पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का अलग डायरेक्टरेट है, माध्यमिक का अलग डायरेक्टरेट है, और फिर अकादमिक शोध और प्रशिक्षण निदेशालय अलग से बना हुआ है। ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आउटकम्स इतने पुअर हैं। क्योंकि प्रदेश में हाई वैल्यू टूरिज्म देखा जाए तो 10% के आसपास ही है नंबर में, लेकिन इट कंट्रीब्यूट्स 50% टू द इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सेक्टर। यस, फ्रॉम द सेक्टर। सो वो एक इसका अर्थ ये है कि उस 10% को हम आगे बढ़ाएं तो प्रदेश की आय भी बहुत उससे बढ़ सकती है। 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट लैंडिंग हुई, उस पर एक बड़ा आयोजन सरकार ने किया। उसमें 2,500 करोड़ जो है, स्पेशली सरकार ने यह दावा किया कि 2,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लैंडिंग हेल्थ सेक्टर में हो चुकी है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की अगर लैंडिंग भी हो रही है, लेकिन उसके ग्राउंड पे क्यों नहीं नज़र आता है वो कभी भी? आज की तारीख में ये जो विकास के जो चुनौतियां हैं और सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, ये अकेले सरकार जो है अगर उसको कहे कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना ही होगा अपने साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय योजना आयोग है उसको एक नया स्वरूप दिया, नया नाम मिला नीति आयोग। उसी तर्ज पर कई राज्यों ने राज्य के जो योजना आयोग हैं उनके भी एक तरह से उनका पुनर्गठन हुआ, और उत्तराखंड में इस आयोग को नाम मिला सेतु आयोग, जिसका की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ये एक तरह से सरकार की सबसे बड़ा थिंक टैंक है, एक एपिक्स थिंक टैंक है, आधिकारिक तौर से भी और प्रैक्टिकल स्वरूप में भी। सरकार का एक तरह से ब्रेन कहा जा सकता है, आम भाषा में कहें तो दिमाग कहा जा सकता है। तो सरकार जब पॉलिसीज़ बनाती है तो इस दिमाग का कितना और कैसा इस्तेमाल करती है, इस पर आज के पॉडकास्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हैं राजशेखर जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले बारामासा में। धन्यवाद। राजशेखर जोशी जी वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं सेतु आयोग के, और कॉरपोरेट में बड़ा लंबा अनुभव रखते हैं। मूल रूप से चंपावत के रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है, और उसके बाद लगभग 35 साल तक देश दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में टॉप लीडरशिप पोजीशंस पे रहे हैं, और तकरीबन 1 साल पहले सेतु आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सर, सबसे पहले तो सेतु आयोग को हम आम दर्शकों को समझाएं तो सेतु आयोग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और इसके की एरियाज़ क्या होते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सेतु आयोग का
जो है वैसे तो गठन 2 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन पूर्ण जो है उसको एक रूप में लाने में जब मैंने उसको लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया जी। तो तब से एक साकार रूप में आया है। और बाई स्ट्रक्चर इसके चेयरमैन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और आई एम द वाइस चेयरमैन। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें सीईओ हैं और इसके अलावा सलाहकार हैं अलग अलग क्षेत्रों में, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं और कुछ सरकार के अधिकारी भी इसके साथ जुड़े हैं। तो एक तरीके से ये सरकार के अंदर एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार की जो जानकारियां हैं, जो सरकारी अफसरों का जो एक्सपीरियंस है उसको भी लेवरेज करते हुए और बाहर से जो हमारे कई एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुभव को भी लेवरेज करते हुए सरकार के लिए किन किन क्षेत्रों में जिसमें सरकार हमारी सलाह मांगना चाहे या इसके अलावा कई जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें हमें किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह के प्रोग्राम्स, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, तो इस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। ओके। और ये जैसे आपने कहा ही कि योजना आयोग का एक जो पहले था उसी के स्थान पर इसको बनाया गया है और इसके संगठनात्मक दृष्टि से इसके 6 जो है वर्टिकल्स हैं, सोशल वेलफेयर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक विकास, इसके अतिरिक्त आर्थिक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है और पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, सार्वजनिक नीतियाँ और गुड गवर्नेंस के ऊपर, और इसके अतिरिक्त डेटा और आईटी का है, अर्बन का एरिया है। तो इस तरह से इसके कई अंग हैं। ओके। तो पिछले 1 साल का जो कार्यकाल आपका सेतु आयोग के साथ में रहा, आपको क्या समझ प्रायोरिटीज़ जो हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है उत्तराखंड में पॉलिसी के लेवल पर और नीतियाँ बनाए जाने के लेवल पर, उसमें प्रायोरिटी कौन से सेक्टर्स में आपको लगी कि इस पर सबसे ज़्यादा पहले फोकस करने की ज़रूरत है? तो पिछले 1 वर्ष में जैसे हमने समय हमारा लगा, क्योंकि जब कोई भी संगठन एक तरीके से जीरो से शुरू होता है तो उसको बनाना, उसकी टीम का गठन करना और उसके लिए बजट्स, उसकी प्राथमिकताएं आदि सब तय करने में, क्योंकि एक तरीके से ये संगठन लगभग जो है जीरो से प्रारंभ हुआ। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में जो काफ़ी काम हुआ है और जो प्राथमिकताएं हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड के अगर हम इस चीज़ को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो यह कि कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था और हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसके, और दूसरा कुछ ऐसे क्षेत्र जो सब पर प्रभाव डालते हैं। तो 2 तरह की चीज़ें हैं। तो अगर क्षेत्रों को देखा जाए तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड की हम जानते हैं 45% 50% जनता जो है वो खेती पर निर्भर है एक तरीके से, और हमारे जो जीडीपी है उसका सिर्फ 9% के आसपास कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से है, जो कि बहुत कम है नेशनल एवरेज से भी। नेशनल एवरेज 16% है, तो उससे भी कम है। इसका मतलब हमारी खेती जो है वो स्पष्ट तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। और तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर उत्तराखंड की खेती को नहीं सुधारा गया तो तब तक उत्तराखंड का विकास संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक ये मैं बड़ा स्पष्ट मेरा मानना है। दूसरा हमारा मानना ये है कि खेती को ही अगर हम सही तरीके से आगे बढ़ाएं तो उसी के अंदर इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं कि उससे बहुत हद तक जो हमारी रोजगार की समस्या है वो हल हो सकती है पहाड़ों में। और लेकिन उसके लिए हमको खेती को एक नए रूप से देखना होगा, और उसके कई आयाम हैं। एग्रीकल्चर के हम देखें तो हमें एक तो ये है कि हमें अच्छे बायर्स की आवश्यकता है, वो बड़े कॉर्पोरेट बायर्स हों जिसके पर हमारी बड़ी सहमति भी बनी है, जिस पर काफ़ी बात आगे बढ़ चुकी है और कुछ जो है लगभग ठोस कदम भी आ गए हैं उसमें। और दूसरा ये है कि उसके बाद खेती में जो किसान हैं उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, किसान कितने संगठित हैं, हमारे कहाँ पर क्या उगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं? पहले कृषि पे ही थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। हाँ। कृषि में आपने कुछ डायग्नोज किया हो कि प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हालांकि एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, पैन स्टेट एक ही प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में अच्छी नहीं है? इसके ऊपर जो है एक तो बहुत बड़ा ये है कि हम कौन सी चीज़ उगाएं, क्या चीज़ उगाएं। अगर हम पहले स्टार्ट करें तो हमारे कौन से क्षेत्र में कहाँ पर क्या उगना चाहिए।
इसके पर भी काफ़ी चर्चा ज़रूर रहती है कि जो है हम वॉल्यूम पर जाएं या हम हाई वैल्यू क्रॉप्स पर जाएं, कि जो हाई वैल्यू दें या फिर जो है जो हम वॉल्यूम पर जाएं, और दोनों के अपने अपने जो है एडवांटेजेस हैं। अगर हम वॉल्यूम में जाते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छा दाम भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, क्योंकि पहाड़ से कोई भी सामान ले जाने की लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग आदि की कॉस्ट है, उसको हम कैसे यूनिट कॉस्ट को जो है कम हो सकती है। दूसरा ये है कि हम बड़े बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी कई बड़े बायर से बात हुई तो उनका उत्तराखंड में वॉल्यूम किस चीज़ का कहाँ पर है, तो ये एक सवाल हमेशा आता है कि हमारे पास कितना वॉल्यूम है कई चीज़ों का। और जहाँ पर अभी मैं कृषि की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स कृषि में वो पहाड़ भी है हमारे पास और तराई भी है। तो तराई की खेती की तो जो उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो अलग तरीके की है, तो वो तो अपनी दृष्टि से चल रही है। वहाँ पर अलग तरह की समस्याएं हैं कि वाटर टेबल कई जगह पर कम हो गई है, उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, तो उस पर सरकार की भी अपनी कई पॉलिसीज़ हैं, नियम चल रहा है। यहाँ पर मैं विशेष बात आपसे कर रहा हूँ पहाड़ों की खेती जी। तो पहाड़ों की खेती में एक तो ये बहुत ज़रूरी है, हालांकि सरकार ने कई प्रयास किए हैं कि हमारे पास जो है लेमन ग्रास की कुछ वैली होनी चाहिए, एरोमेटिक्स के लिए कहाँ पर फोकस करना है, और जो है कहीं पर आलू पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक तरीके से एक फोकस सरकार ने कई चीज़ों में किया है। तो कहाँ पर उगाना, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि किसानों को संगठित करना, और किसानों को अभी भी जैसे, क्योंकि अगर हम बायर्स कोई आते हैं तो किसान हमारी छोटी छोटी जोतें हैं पहाड़ में, तो अब हर कोई तो छोटी छोटी जोतों से कर नहीं सकता। तो हमारे एफपीओस को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर की संगठन है, उनको संगठित, उनको और सशक्त करने की बहुत आवश्यकता है। आंकड़ों को देखें तो 150 से लेकर 300 तक के हमारे जो है एक तरीके से एफपीओस हैं। लेकिन मुश्किल से 3 एफपीओ हैं, 2-3 एफपीओ ही हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का काम करते हैं। बाकी सब बहुत छोटे छोटे एफपीओस हैं पहाड़ में होंगे भी, लेकिन उनको हम किस तरीके से और संगठित कर सकते हैं। उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएं कि हमारी ऑडियंस के लिए भी, कि एफपीओस क्या होते हैं, उनकी वर्किंग्स कैसी होती हैं। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका अर्थ ये है कि जो कई एक क्षेत्र के किसान आपस में मिलकर एक संगठन बनाए, जो एक तरीके से संगठित रूप से कॉर्पोरेट एक छोटी कंपनी की तरह जैसे चलने का उसमें प्रयास रहे। तो वो लोग आपस में मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। उसके अलावा एक सीईओ रहता है उसमें जो उसको करे, और उसके ऊपर पूरे उसके काफ़ी नियम बने हुए हैं। तो मोटिव, और उसके ऊपर बहुत पैसा भी सरकार देती है, नाबार्ड से भी सब काफ़ी पैसा है, सरकार के अलग स्कीम्स भी हैं, प्रदेश सरकार के भी हैं। तो एक एफपीओ का अर्थ है कि किसान संगठित, एक किसान संगठन बने। अब वो कोऑपरेटिव्स हैं या एफपीओज हैं, ये अलग अलग तरीके हैं, वो बहुत विस्तार का विषय है। लेकिन यह है कि किसान संगठित हों, ताकि वो एक संगठित रूप से किसी भी स्ट्रक्चर्ड बायर से बात कर सकें। अगर कोई प्रैक्टिसेस करनी है या खाद डालनी है या फिर जो है सरकार की जो है स्कीम्स का लाभ उठाना है, तो संगठित रूप से वो करेंगे तो उनको दाम भी अच्छा मिलेगा, और इसके अतिरिक्त जो है एक बड़ा स्केल भी मिलेगा। भाई एक किसान आज हमारे पास, उसके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन पहाड़ में होती नहीं है, तो अगर वो बड़े स्तर पर करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, माल भी बहुत जो है, खेती भी जो है बड़े स्तर पर उत्पादन होगा। तो उसके लिए किसानों के संगठन होने की आवश्यकता है। तो ये संगठन होने के अलग अलग मॉडल्स हैं, एफपीओ एक मॉडल है, कोऑपरेटिव एक मॉडल है। तो इनको संगठित करने की बहुत आवश्यकता है। किसानों को मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता है। मैं तो जैसे अपना क्षेत्र है मेरा देवीधुरा में, वहाँ तो कई बार मिला हूँ किसानों से, या अभी बीच में भी हमारे आगरा खाल है, यहाँ पे किसानों से भी काफ़ी बात हुई है यहाँ पर। तो ये इनको भी जो है, इनको अगर अच्छा बायर मिलेगा, देखिए किसान से बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि जितना रिस्क एक किसान उठाता है, अपनी पूंजी लगा देता है, खुद भी लगता है उसके अंदर, उसके बाद उसकी फसल बिके, कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी जो है वो मौसम की फसल खराब हो जाती है। तो किसान से बड़ा रिस्क टेकर कोई नहीं है। और किसान को अगर लगेगा कि मैं ये चीज़ उगाऊंगा और इसको खरीदने वाला कोई है जिसके मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली उस पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन करेगा। उससे बड़ा रिस्क टेकर कोई है नहीं। तो किसानों को इस तरीके से जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, मुझे लगता है। एक फीडबैक भी सर मैं आपको देना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था विजय जरदारी जी के साथ, जो बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता भी हैं, और 12 फसलों पर उनका काफ़ी अच्छा काम है। कई बीजों को उन्होंने संग्रहित किया है। उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक मेजर कंसर्न ये बताया कि पहाड़ में बैल बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं, और बैल पे सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती है। गाय पे तो सब्सिडी है, लेकिन उनका सीधा कहना ये था कि आपको गाय बचानी है तो आपको बैल भी बचाना पड़ेगा, और बैल बहुत उपयोगी है और पहाड़ की खेती के लिए हमेशा से रहा है। तो मशीनों पे तो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है,
लेकिन उन्होंने कहा कि हम कई रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेज चुके हैं और आप क्योंकि सीधे प्रभावशाली पद पर हैं तो उनका स्पेसिफिकली मैं उनके नाम के साथ ये सजेशन भी उनकी तरफ से था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से किसानी करते आ रहे हैं और किसानों के साथ में काम करते हैं। उनका ये सजेशन था कि बैल पर सब्सिडी के बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। और दूसरा जो एक कंसर्न सर, पहाड़ में जंगली जानवरों का जो स्पेशली बंदरों का और सुअरों का जो आतंक है, जिसको एक लेमैन समझता है कि ये इसने चौपट कर दी है पहाड़ की खेती, उससे निपटने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं? एक तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसी फसलों की तरफ ध्यान दें जिनको ये जानवर कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम इस बड़ी समस्या से पार पाएँ? देखिए, इसमें मैं पहले उस पर मैं इस भी अवश्य आपको जवाब दूंगा, और ये बैल वाला जो आपने जो सुझाव दिया है जी, इस पर डेफिनेटली आई विल पास ऑन दिस सजेशन जो है टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जैसे मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। तो मैंने कहा कि जैसे कहाँ पर क्या उगाना है ये ज़रूरी है, किसान को उसके लिए जो है संगठित करना। दूसरा ये है कि खेतों में जो है मशीनरी का यूज़ करना। हमारे पहाड़ में आज भी पुराने तरीके से खेती होती है। अब जैसे हमने अदरक की बात की, जैसे अदरक के हमारे पास बहुत बड़े बायर थे, तो हम एक मॉडल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। एक मॉडल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए कि किसान और उसके संगठन और बायर्स, उनके बीच में किस तरह की टर्म्स होनी चाहिए और बायर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। तो अब इसमें यह है कि जो है एक प्रोडक्टिविटी हमारी बड़ी कम है। जैसे हल्दी अदरक में हमने देखा 3 टन पर जो है एकड़ की प्रोडक्टिविटी है। तो प्रैक्टिसेस की बहुत सुधारने की ज़रूरत है कि वो पोस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं, फार्मिंग, और ये अन्य राज्यों की तुलना में ये बहुत कम है, इसके अलावा बहुत कम है। दूसरा इक्विपमेंट्स, बिल्कुल जैसे कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 8 से 10 टन पर एकड़ जो है आज की तारीख में अदरक का, मतलब हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्टिविटी 3 से 5-6 तो हो ही सकती है, कम से कम उस दिशा में आगे बढ़े। अब उसके लिए प्रैक्टिसेस की बहुत अच्छी ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अभी हमने विवेकानंद संस्थान है हमारा जो अल्मोड़ा में जी, और महिंद्रास के साथ बात की है कि फार्म इक्विपमेंट्स हमारे किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि फार्मिंग एक ड्रजरी हो गई है। आपने बैल की बात की, लेकिन मैं आपको बताऊं, देश में कई जगह पर अभी बैल का जो प्रयोग है वो कम हो गया है, क्योंकि उसकी जगह लोग मशीनरी भी बहुत यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में जो है। तो बैल की दिशा में हम करें, वो ज़रूर करें, वो आपका अच्छा सुझाव है। लेकिन मेरा कहना करता है कि हम मशीनरी को यूज़ करें, मशीनरी पर भी प्रयास करें कि हम ऐसी मशीनरी लाएं कि उसको पहाड़ के किसान उसको यूज़ करें। और पहाड़ के, क्योंकि खेती जो है बहुत कठिन काम भी है। आज की तारीख में पहाड़ में खेती करना रिस्की भी है, कठिन भी है, उसका जो है दाम भी उचित नहीं मिलता है, तो किसान खेती क्यों करेगा? तो ये सारी चीज़ें बड़ी और वो आंकड़े भी बहुत डराने वाले होते हैं सर। ये मेरे को एक फिगर मिला है 2019-20 में हमारे यहाँ जो बंजर ज़मीन थी वो 3,29,564 हेक्टेयर थी, जो कि 3 साल में ही लगभग 32,000 हेक्टेयर और बढ़ गई। मतलब हमारी बंजर खेती, जो खेती लायक ज़मीन है लेकिन जिस पर खेती नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक बड़े उससे समग्र रूप से देखूं जी, तो किसानों को कहाँ क्या उगाना चाहिए, उनकी प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए उनको, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। आज की तारीख में डिजिटल का प्रयोग है। किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसानी करे आज की तारीख में। ये पहाड़ की समस्याएं हैं, और उसके लिए उस प्रोफेशन में जैसे डिग्निटी लाना वो बहुत ज़रूरी है कि भाई किसान को भी लगे कि ये एक बड़ा एडवांस प्रोफेशन है। आज हम अपने FPOs को देखता हूँ मैं जैसे महाराष्ट्र में, इसमें मैंने बहुत देखे हैं, वहाँ किसान बड़े गर्व से किसानी करते हैं जो है। तो उसको वो तभी होगा जब हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, उनको बाहर की दुनिया से जोड़ेंगे, उसमें जो एफर्ट है उसके लिए हम मैकेनाइजेशन को लाएंगे हिल्स में, तभी वो चीज़ें, तभी उसके अंदर वो एक वो भी लगेगा भाई ये एक अच्छी चीज़ है, इसको कर सकते हैं। और बायर्स तो चाहिए ही साथ में, जैसे मैंने कहा कि बायर्स, कॉर्पोरेट बायर्स। तो अभी कई बायर्स से हमारी बात हुई है, जैसे टाटा जो है उनके साथ बड़ी सहमति बनी है कि बड़े स्तर पर वो चीज़ें खरीदेंगे। एक शुरुआत है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है पूरी प्रैक्टिसेस हैं या टेक्नोलॉजी है, जैसे महिंद्रा के साथ हमारी बात गंभीरता से 3 चीज़ों पर चल रही है। इरिगेशन के ऊपर भी है। पहाड़ में 9 से 12% ही तक खेती पर सिंचाई होती है। अब 9 से इसका मतलब 80 से 90 मतलब 90% के आसपास ज़मीन की जो खेती है उस पर सिंचाई का हमारे पास वो सिंचाई नहीं हो रही है जो मॉडर्न तरीके से। तो प्रोडक्टिविटी उससे भी कम होती है। तो सिंचाई है, टेक्नोलॉजी है,
किसान को मोटिवेट करना है, उसको सही दाम लेना है, तो हमको इसको पूरा। और यह दूसरा आपने वाइल्ड लाइफ की प्रॉब्लम जैसे मुझे बताई, ये तो बिल्कुल सही जगह पर है। वजह किसान में जो है आज इतने सब किसानी कर रहे थे, लेकिन जब जंगल सुअर ही सब खा जाएगा तो क्यों करेंगे। तो एक तो सोल्यूशन यही है कि इस तरह की अदरक है, या जो है अदरक है, हल्दी है, लेमन ग्रास है, कीवी है, तो इस तरह की फसलों को जो है सरकार की काफ़ी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं इस मामले में कि इनको इंसेंटिव देने के लिए इनको उगाया जाए। दूसरा, एक वाइल्ड लाइफ से बचने के लिए कम करने के लिए फेंसिंग के सॉल्यूशंस हैं, बिकॉज सरकार उसके ऊपर एक पॉलिसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि उसकी पॉलिसी की आवश्यकता है। और तीसरा एक है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सॉल्यूशंस लाए जाएँ जो इनोवेटिव हों। अभी जैसे बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने एक सहमति हमारी बनी है कि पहाड़ के, जैसे हम 2 जिलों से शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर पैकेजिंग को लेकर और ये वाइल्ड लाइफ जो प्रॉब्लम है कि जंगली जानवरों की प्रॉब्लम को लेकर क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस उनके पास बड़ी अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स हैं। तो हमारी स्टार्टअप्स को देश भर में एक्सपोजर देना और उनकी जो स्टार्टअप कंपनियों के जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जो समाधान हैं उनको यहाँ पर 2 जिलों में करना शुरू में, इसके लिए बिल गेट्स फाउंडेशन जो है ऑलरेडी हमको कमिट कर चुका है कि वो इस काम को करेंगे। तो हमको ऐसे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत है। जैसे कई जगह पर होता है कि वो जानवरों से बचने के लिए, बंदर से बचने के लिए, वो आजकल ऐसा सॉल्यूशन है स्टार्टअप्स के पास कि वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जैसे शेर की यूरिन है या इस तरह के कुछ जंगली, उसकी एक पाउडर बना के वो फैला देते हैं, तो उसकी स्मेल से ही जो है कई बार बंदर और सुअर नहीं आते। तो इस तरह के कई ऐसे सॉल्यूशंस हैं। तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तो हमको पहाड़ की खेती को ना समग्र रूप से देखना होगा। जो कई लोग कहते हैं कि एक काम हो जाए तो इससे सब सुधर जाएगा, एक काम से कोई भी एक चीज़ नहीं है, हमको पूरे तंत्र को तरीके से सोचना जी। इसमें सर फेंसिंग का टर्म और पूरा एक कमिटमेंट के साथ, एक पूरे प्रतिबद्धता के साथ, न सिर्फ जुबानी जुमा खर्च से पर प्रैक्टिकली करके अगर हमको ले जाना होगा तब ये काम होगा। असम में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में पिछले 15 साल में एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्योंकि असम की कोई भी सरकार हो उसने 15 साल तक कंटिन्यूसली इस चीज़ को आगे बढ़ाया। वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और टुडे असम इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज इन द हिमालयन एग्रीकल्चर। फेंसिंग का सर जैसे जिक्र आया, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि चकबंदी नहीं हुई है, भूमि बंदोबस्त ही कई सालों से नहीं हुआ है। सरकार ने एम तो किया है कि 2030 तक जो सभी 15,000 के करीब राजस्व गांव हैं वहाँ किया जाएगा, लेकिन अभी तक मुश्किल से शायद 33 गाँवों में वो एक प्रोजेक्ट की तरह से हुआ है। तो एक तो बहुत बड़े टास्क हैं दोनों ही, और इस दिशा में भी क्या आप लोग किसी प्लानिंग की सोच रहे हैं कि चकबंदी जैसी दिशा में, जिसको एक बड़ा सॉल्यूशन माना जाता है, हालांकि अकेला समाधान नहीं होगा लेकिन बहुत चीज़ें सुधार सकता है अगर चकबंदी की दिशा में आगे बढ़ा जाए? नहीं, ये बात तो ठीक है कि प्रदेश के बनने से ही, के समय से ही, और पहाड़ों में ये चकबंदी है या कंसोलिडेशन ऑफ लैंड है, ये एक इशू तो बहुत बड़ा है। और जहाँ तक जैसे आपने खुद ही बताया कि सरकार इसको इस प्रोजेक्ट के तौर पे करने की ज़रूरत कर रही है कुछ, ये है कि ये सब मेरा तो यही कहूँगा कि इन सब प्रयासों को और बड़े स्केल पर और स्पीड पर करने की आवश्यकता है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में सर हम लोग बाकी जो हिमालयन स्टेट्स हैं, स्पेशली हमारे बिल्कुल पड़ोस में देखें तो हिमाचल है, वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर एप्पल बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर अखरोट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर चिलगोज़ा बहुत अच्छा होता है। इस दिशा में क्या हमारी सरकारें काम कर रही हैं? क्या योजना आयोग, क्या सेतु आयोग इस दिशा में भी कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहा है? नहीं, एग्रीकल्चर में जब कहूँगा तो मैं तो समग्र दृष्टि से ही कह रहा था कि हॉर्टिकल्चर भी उसका एक पार्ट है। और इसमें 2-3 चीज़ों पर हम जो है काम कर रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ सेब होता है, और अच्छा उत्तराखंड के भी सेब की एक अपना बड़ा एक नाम है और बड़ा काम उसमें सरकार ने किया है कई सालों में। तो जो हमारा ए ग्रेड एप्पल है वो तो अच्छा बिकता है, बी ग्रेड एप्पल है वो भी है, जो सी ग्रेड एप्पल है उस पर थोड़ा सा दाम की थोड़ी सी चैलेंज रहती है। तो इसीलिए जो है अभी हमारी कई संगठनों से बात हुई है बल्कि कि वो एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट जो है उसके ऊपर अगर एक्चुअली टाटाज़ ने हमसे कहा है कि आप जितना भी एप्पल जूस कंसनट्रेट बनाएंगे उसको हम लोग ले लेंगे। तो डिपार्टमेंट के साथ एक बातचीत चल रही है और मेरे ख्याल से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भी उसके ऊपर कुछ एक ज्ञापन दिया है। तो डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर है या एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ये दूसरा एक और सेक्टर है जिसका प्रदेश में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हमारे पास इतना अच्छा सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स है, उनकी भी कुछ योजनाएं हैं जो है कि हम इसको कैसे प्रदेश में बड़े स्तर पर ले जाएं। इन सब चीज़ों को प्रशासनिक स्तर पर और तेज़ी से ले जाने की आवश्यकता है।
अच्छा, जैसे कृषि से इतर दो इश्यूज ऐसे हैं जो खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों में जिनमें सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ के लोगों को नज़र आती है। एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है। दोनों में संभवतः ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पर हर व्यक्ति बोलता है कि इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य में हमारे सबसे बड़े पहाड़ में हमारे स्वास्थ्य को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं जिनको बहुत पॉइंट आउट करके, फिगर आउट करके और उस पर काम करने की ज़रूरत है? स्वास्थ्य के ऊपर जो है ये आपने बहुत सही बात बताई। पिछले कुछ दिनों में कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं जी, बहुत ही। एक ये तो ये बड़ी त्रासद घटना रही। ये एक बच्चा उसको 5 हॉस्पिटल्स में, सर शिवांश जोशी उसका नाम था, 1.5 साल का बच्चा था और उसको पहले ग्वालदम से बैजनाथ लाया गया, बैजनाथ से बागेश्वर जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ से अल्मोड़ा ले जाया गया, वहाँ से हल्द्वानी पहुंचाया गया। लेकिन इतना सब करते करते एम्बुलेंसेस टाइम पे नहीं आ पाई और उस बच्चे की डेथ हो गई। और ये अभी 3 दिन पुरानी ये घटना है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं उनमें भी सर डॉक्टर्स के लेवल पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी उतना सुविधाएं ही नहीं हैं कि हमारे ज़िला अस्पताल भी इस लायक हों। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत त्रासद है। एक घटना कुछ समय पहले मुंशियारी में भी हुई जहाँ पर जंगली मशरूम खा लेने की वजह से एक लोक गायक हैं गणेश मारतोलिया, उनकी दोनों घटनाएं मालूम है, जिसमें एक तो आपने भी हाईलाइट की थी उसमें कि छोटी बहन और उसकी नानी उसकी डेथ हो गई। और ये जो घटना जो शिवांश की हुई है ये भी बहुत बहुत दुखद है। विशेषकर उसके फादर आर्मी में हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। और इस पर मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यवाही की जाएगी कठोर इसके ऊपर, तो आदि। तो ये बहुत डेफिनेटली बड़ी एक जो है पहाड़ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, काम भी बहुत हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। इस चीज़ को मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि इसको हमको एक तो ये देखने की ज़रूरत है कि पूरा जो हमारा जो सिस्टम का डिज़ाइन है, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो इसको जो है एक ये जो सिस्टम है ये बहुत हद तक राष्ट्रीय मानक जो हैं और इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में उन्होंने कुछ उसके हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन किए हैं, उसको एक पूरा तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो इस पर हमारा तो प्रस्ताव ये रहा है कि एक तो हम बहुत कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करने का हमारा प्लान है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस करना है, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली देखने की ज़रूरत है। और अगर सॉल्यूशंस की हम बात करें तो हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें। टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग शायद प्रदेश में नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। सर मशीन्स, मतलब ये कितना दुखद है, पूरे पहाड़ों में कहीं एमआरआई जैसी मशीन, और एमआरआई तो फिर भी बहुत दूर, कई जगह ऐसी हैं जहां एक्सरे तक के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये तो बहुत मामूली सी चीज़ें हैं जिन पर इसके ऊपर क्या है, देखिए ऐसा है कि मैं जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था कि आज डायग्नोस्टिक्स है या एआई का प्रयोग है, जब तक हम इन सब चीज़ों का, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हमारे वो डिवाइसेस हों, अब इन सब चीज़ों का समाधान वैसे तो एक छोटी सी बात में नहीं हो सकता, मैं तो बड़े अभी कुछ बिंदु ही बता सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर हम प्रयोग करें और डायग्नोस्टिक अर्ली स्टेज में हो तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अभी क्या है कि डायग्नोस्टिक करते करते भी सब कभी समय लग जाता है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आगे बढ़ चुकी है। एआई का सहारा है, टेक्नोलॉजी का सहारा है और डिवाइसेस का है। मुझे लगता है उनका और ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमको ऐसे भी प्रयोग करने की ज़रूरत है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे एक 10 बेड ICU का कंसेप्ट है, जो मैंने कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग को उसको बारे में बताया भी है, जो असम, मणिपुर में और सिक्किम में बड़ा अच्छा चल रहा है कि एक ICU, एक ऐसा कंसेप्ट जो है जिसमें ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हों, लेकिन उतने ट्रेन चाहे वो ना हो, उतना उनको अनुभव ना हो, कम अनुभव के अगर डॉक्टर्स हों, MBBS भी, और वो कैसे मेडिकल हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, और रियल टाइम कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि आज जो डॉक्टर कहीं पर इलाज कर रहा है, कई बार उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि मैं इसका क्या इलाज करूं। उसके लिए अगर बात करनी हो किसी बड़े डॉक्टर्स के साथ, तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाना और टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज़्म बनाना ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एक तो हमको पहाड़ का जो स्वास्थ्य का जो पूरा नेटवर्क है उसको एक पूरा रीलुक करने की बहुत आवश्यकता है। नंबर 1 कि आज कई जगह पर है, मैं खुद भी जानता हूँ, मैं जब अपने ज़िले में भी गया
तो कहीं पर टीम में सर्जन है तो एनेस्थेसिस्ट नहीं है, एनेस्थेसिस्ट है तो सर्जन नहीं है। तो इस तरह की, क्योंकि वो टीम किस तरीके से काम करे, एक यूनिट, हालांकि विभाग बहुत काम कर रहा है, इसमें काफ़ी चुनौतियों में भी वो लोग काम कर रहे हैं। नर्सों के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बड़ी भर्तियां की हैं, तो सॉल्यूशन उसका होगा। लेकिन कभी भी हमारे पास, मोटी बात यह है कि हमारे पास कभी भी उतने स्वास्थ्य के कर्मचारी हमको हिल्स में मिल नहीं पाएंगे जो है। हालांकि हम प्रशासनिक प्रयास कर रहे हैं कि जो है, जो बच्चे यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करें, वो 5 साल जो है हमारे पहाड़ में ही काम करें, लेकिन वो भी नहीं जाते हैं। लेकिन वो भी उसकी भी चैलेंजेस हैं, वो हम आप जानते हैं। जुर्माना भरने को तैयार हो जाते हैं लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से अपनी सोच में करती रहती है कि हम प्रशासनिक तौर पर क्या कार्यवाही करें और क्या हम नई लाएं। लेकिन अगर हम इसको सिस्टम की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम को देखने की आवश्यकता है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितनी दूरी पर कितने होने चाहिए। आज की तारीख में वो सिस्टम जो है वो, मुझे लगता है कि उसमें संतुलन की आवश्यकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करना, डायग्नोस्टिक लेवल पर हो चाहे कंसल्टेशन लेवल पर हो, ताकि फिजिकल मूवमेंट हम कम से कम करें जो है, और हम जितनी भी प्रारंभिक उपचार उसके स्थान पर ही हम दे सकें, चाहे वो उसके लिए टेक्नोलॉजी कंसल्टेशंस के बेस पर वो जितना कर सकें हम करें। तो ये करने से, और मुझे लगता है कि आजकल, क्योंकि मैं भी इतने जानता हूँ कि जैसे एक बार लड़के का हल्द्वानी हॉस्पिटल में उसको चोट लग गया, उसको एम्स आते आते जो है उसकी डेथ हो गई एम्स हॉस्पिटल के सामने। तो ये जो, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम कैसे स्ट्रेंथन करें, ये भी हमारा, मैंने कहा भी है इसको जो है स्वास्थ्य विभाग से भी, कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मुझे लगता है कि उनमें हमको किसी बड़ी चेन्स को लाने की बहुत आवश्यकता है। एक पब्लिक प्राइवेट सही तरह का मॉडल, और ये सक्सेसफुल ऊपर क्यों नहीं? जैसे अभी इन्वेस्टर्स, ये 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट लैंडिंग हुई, उस पर एक बड़ा आयोजन सरकार ने किया, उसमें 2,500 करोड़ जो है, स्पेशली सरकार ने यह दावा किया कि 2,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लैंडिंग हेल्थ सेक्टर में हो चुकी है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की अगर लैंडिंग भी हो रही है, लेकिन उसके ग्राउंड पे क्यों नहीं नज़र आता है वो कभी भी? देखिए, अब उसके बारे में तो इन्वेस्टमेंट की लैंडिंग मुझे भी बताया गया है और हम सब जानते हैं इस बारे में, तो इसमें तो जो है जो विभाग के लोग ही ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें प्राइवेट चेन्स को एक अच्छे पीपीपी मॉडल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है, और जो सही पीपीपी मॉडल्स हों। अभी जो अधिकतर पीपीपी मॉडल्स अधिकतर सरकारें बनाती हैं वो चल नहीं पाते हैं जो है। उसका कारण यह है कि वो बने हुए हैं कि किसी ने, हमने या तो ज़मीन दे दी तो या बिल्डिंग दे दी तो वो चलाने आ रहे हैं, तो जब तक चल रहा है सबके लिए ठीक है, तब तो सब ठीक है। लेकिन जहाँ पर जो है मरीज बहुत बढ़ गए, या सुविधाओं की और आवश्यकता पड़ी, या फिर जो है मरीज कम हो गए, तो इन स्थितियों को निपटने के लिए उतने सशक्त मॉडल्स नहीं बने हैं। और इन मॉडल्स में उससे क्या होता है कि आपने प्राइवेट पार्टनरशिप तो आपने कर ली, लेकिन जहां उसको नुकसान हो रहा है वो फिर आपके साथ काम नहीं करेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए कि कोई भी प्राइवेट पार्टी को आप लेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट कितनी चल रही है, उसकी कीमत कितनी लगा रहा है वो, और उसके बाद उसको अगर नुकसान हो रहा है तो वो जेन्युइन हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करें, इस तरह की चीज़ें मॉडल्स में नहीं होती हैं। तो नतीजा क्या होता है कि कई बार आपने पीपीपी में हॉस्पिटल शुरू किए, लेकिन कुछ समय बाद अगर प्राइवेट पार्टी को नुकसान हो गया तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो सही पीपीपी मॉडल्स बनाना, और मेरा ये अलग मानना है, मैंने देश की कई बड़ी चेन्स के साथ बात की है, अगर हमारे पास अच्छा पीपीपी मॉडल हो तो वो यहाँ पर प्रदेश में काम करने को तैयार है, और हमें अच्छे हॉस्पिटल्स को लाना होगा। देखिए, मैंने बहुत शुरू में भी एक बार कभी आपसे कहा था कि आज की तारीख में ये जो विकास के जो चुनौतियाँ हैं और सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ हैं, ये अकेले सरकार जो है अगर उसको कहे कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना ही होगा अपने साथ प्रभावी रूप से, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ, और उसकी और अपनी चुनौतियों को समझते हुए। अगर हम जब तक ये नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको जोड़ना होगा। उत्तराखंड में इस तरह के अच्छे कोलैबोरेशंस को हमें बढ़ाने होंगे। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तो प्रदेश की जो तो देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं। वित्त मंत्री ने तो रिपीटेडली ये बात कही है, उनका जोड़ना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े हॉस्पिटल्स का और डायग्नोस्टिक चेन्स का हमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है।
और इसमें सही मॉडल्स की बहुत आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के बहुत प्रयोग की आवश्यकता है, प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को एक नई दृष्टि से देखने की बहुत आवश्यकता है। सर, लेकिन जैसे आपने भी अभी जिक्र किया कि अगर वो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के तौर पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो प्राइवेट पार्टी छोड़ के चली जाएगी। हाँ। क्योंकि उसका तो एकमात्र मोटिवेशन प्रॉफिट होता है। हाँ। किसी भी कोई भी बिजनेस इसी तरह से काम करता है। लेकिन जब हम एक वेलफेयर स्टेट अपने आप को कहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों के लिए तो खास करके जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य है, तो पहाड़ में ऐसा संभव है कि जो अभी नज़र आता है कि बहुत प्रॉफिटेबल आप शायद वहाँ के हेल्थ सेक्टर को नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें आप एक बेयर मिनिमम, चाहे वो प्रॉफिटेबल उतना ना हो, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर उसको इतना मजबूत तो ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं ना हो जिन घटनाओं का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। तो उस दिशा में भी अगर हम उसमें शायद हम इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे कॉरपोरेट को, क्योंकि वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा किसी प्राइमरी लेवल पे हेल्थ सेंटर को चलाना या जिला अस्पताल को भी फॉर दैट मैटर उस तरह से चलाना। इसमें देखिए, सरकार अपनी तरफ से, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा अपनी मेहनत से पूरा काम कर रही है, नई नई स्कीम्स को ला रही है, जितना अपने संसाधन में काफ़ी प्रयास कर रहा है। तो एक तो ये है, और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये तो अपनी प्रयास वो करेंगे तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर जो है एक अच्छा मुझे लगता है कि एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल हो और उसको स्ट्रेंथन करने का वो फिर भी संभव है। जहाँ तक कम्युनिटी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का प्रश्न है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। जो है, जैसे मैंने कहा है कि 10 बेड ICU का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैंने तो लाइव देखा। जो है, जब वो मणिपुर की ICU में, मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जहाँ चल रहा है, उनकी ICU से मुझे कनेक्ट करके उन्होंने दिखाया कि एक डॉक्टर वहाँ पर कैसे इंगेज कर रहा है, और उसको अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो वो रियल टाइम में जो है एक दूसरे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज से कैसे कंसल्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि जहां आपने पेशेंट को चलने को बोला पहाड़ में, तो समय तो लगना ही लगना है उसके बाद। और अगर आपने, देखिए हेल्थ में क्या प्रॉब्लम, पहली बात कि आपकी डायग्नोस्टिक्स में अगर लेट होगा, दैट्स एन इशू। अगर आपने दूसरा, और आपने अगर उसमें जो प्रोसेस होती है उसमें अगर समय लग गया, समय और राइट टाइम पर समय ही है स्वास्थ्य में सबसे क्रिटिकल, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग कर सकता है। आजकल ऐसे ऐसे किट बने हैं जो आपको अभी आपको बता देंगे थोड़ी देर में कि आपके पास जो है जो चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हों, या आपके पास जो है TB की प्रॉब्लम्स हों, या फिर इवन जो है एक्सरेज को कैसे रिमोटली लेकर उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उस सब के ऊपर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रयोग जो है बहुत बहुत इस पर सहायता कर सकता है। सर, एजुकेशन पे आते हैं। अभी रिसेंटली 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण और दूसरी रिपोर्ट है PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। दोनों केंद्र सरकार की हैं, दोनों सरकारी रिपोर्ट्स हैं, और दोनों में उत्तराखंड की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तो नहीं कही जा सकती। हम ऑलमोस्ट एवरी पैरामीटर पे हम नेशनल एवरेज से बहुत नीचे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी बहुत है कि सिर्फ लर्निंग आउटकम्स के लिहाज से ही नहीं, हम लोग मैनेजमेंट के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे भी हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं। जबकि उत्तराखंड इतना छोटा सा राज्य है, 3 शिक्षा निदेशालय यहाँ पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का अलग डायरेक्टरेट है, माध्यमिक का अलग डायरेक्टरेट है, और फिर अकादमिक शोध और प्रशिक्षण निदेशालय अलग से बना हुआ है। ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आउटकम्स इतने पुअर हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में आपने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया और क्या आगे के लिए प्लानिंग्स हैं? देखिए, आपने जो कई बातें कही, इसमें तो कई बातों पर तो जो शिक्षा विभाग है वही उचित उत्तर दे सकता है, और मेरा उनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक बोलना उचित नहीं है। नहीं, लेकिन आगे की पॉलिसीज़ के लिए, पॉलिसी लेवल पे आप जो सजेस्ट कर सकते हैं। सकता हूँ कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, और क्योंकि ये सही मंच भी नहीं है कि जो है मैं शिक्षा विभाग, मेरे ख्याल से बहुत वो लोग भी अपना काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मेरा बहुत कहना ठीक नहीं है इस समय। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए और कई जगह पर जो कार्य हो रहे हैं, और इसमें पहाड़ में हम जानते हैं कि एक तो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स बहुत ज़रूरी है। बहुत हमारे पास कई ऐसे जो है, एक तरफ तो हमारे पास बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं, PM श्री के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, कस्तूरबा गांधी के बड़े अच्छे स्कूल्स हैं,
और जो है कई के केंद्रीय विद्यालय आदि आदि भी हैं, तो जो कि शहरों में अधिक हैं, ये बात सही है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा उसमें दिशा में काम चल रहा है। और हम सीधे अगर पहाड़ की बात करें तो स्कूल कंसोलिडेशंस जो है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह पर बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं, कम नंबर के स्टूडेंट्स हैं, टीचर और स्टूडेंट का रेशो कहीं पर कुछ बच्चों के लिए एक टीचर है, कुछ कहीं पर एक विषय का एक टीचर है, कुछ विषय पर जो है टीचर नहीं है विषयों का। तो ये सब चीज़ जो समस्याएं पहाड़ में हैं, तो मुझे लगता है कि तो स्कूल का कंसोलिडेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो है कि आप चाहे कम स्कूल करें और जो है लेकिन उसमें एक गुणवत्ता दें, उसके अंदर दें और अध्यापक पूरे दें। क्योंकि मैं तो कई स्कूलों से जुड़ा हूँ, मेरे खुद की माता जी के नाम पर एक शिशु मंदिर जैसे देवदुरा में चलता है। जब उसको हमने गोद लिया था तो उसमें नंबर बहुत कम था, लगभग जो है करीबन 40-50 बच्चे ही थे। आज जो है उसमें करीबन 150 से ऊपर बच्चे हैं इस समय में। पहाड़ में छोटे छोटे स्कूल ही होते हैं अधिकतर। सर, जब शिशु मंदिर पहाड़ में अच्छे से चल पाते हैं तो सरकारी स्कूल अच्छे से क्यों नहीं चल पाते? और उसमें हमने जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, मैंने जब स्मार्ट बोर्ड उसमें लगवाया तो मुझे इतना हर्ष हुआ कि वो छोटे छोटे बच्चे देवीधुरा में वो स्मार्ट बोर्ड के साथ इतना इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से टीचर पढ़ाते हैं। और वो स्कूल जो है जैसे कहा ना कि ये 50 से 150 तक चला गया, छोटे कस्बा है और एक अच्छा सक्सेसफुल स्कूल है, उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं सरकारी स्कूलों में, मैंने कहा कंसोलिडेशन की आवश्यकता है, मुझे लगता है। एक तो ये है, दूसरा और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है ऑफ कोर्स कभी कुछ प्रशासनिक चैलेंजेस भी हैं स्कूल्स में, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उसका हम उतना प्रयोग कर नहीं रहे हैं, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो जो है अटेंडेंस हो, चाहे असेसमेंट हो। इसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस भी आए हैं। अभी मैं मुंबई में था तो एक कंपनी ने मुझे एक सॉल्यूशन दिखाया कि अगर टीचर नहीं भी हो तो भी उसके ऊपर जो है अगर तो एक जैसे गणित का टीचर है वहाँ पर और फिज़िक्स उसको पढ़ानी है, अगर या फिर जो है हिंदी का इंग्लिश पढ़ानी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिना टीचर के भी जो है पढ़ाया जा सकता है। इससे अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आज की तारीख में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सॉल्यूशंस को भी जो है लाने की बहुत आवश्यकता है। और उससे जो है जहाँ पर हमारे पास टीचर्स की कमी है उसको हम काफ़ी हद तक एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, रोज़गार के सवाल पे भी बात करते हैं सर। इस दिशा में पहले आप ये बताइएगा कि इस दिशा में अभी तक सेतु आयोग इस पर कुछ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स कुछ प्लान्स हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ा है अभी तक की फाइंडिंग्स में? देखिए, रोजगार जो है वो अपने आप में अगर हम देखें तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कृषि का क्षेत्र है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट से अगर हम इसको जोड़ें तो स्किल के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो काफ़ी प्रशंसा करता हूँ कि स्किल विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। और अभी हमने जैसे एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए हमने बात की है कि जो हमारे ITIs हैं, ITIs पहाड़ में विशेषकर जो हैं वहाँ पर जो है संसाधन की कुछ चैलेंजेस हैं, पढ़ाई के चैलेंजेस हैं। इसलिए एक ये मॉडल है कि आधी पढ़ाई ITI में होगी और आधी पढ़ाई इंडस्ट्री में होगी। तो इसके ऊपर जो है विभाग ने भी, हमने भी 2-3 संगठन के साथ जोड़े हैं, महिंद्रा को जोड़ा है और टाटा का भी एक बड़े स्तर पे काम हुआ है। तो उसमें जो है बच्चा आधे तो अपने ITI में करेगा पढ़ाई, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हैं, उसको इंडस्ट्री का उतने जो है या रोजगार परक इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती है, पूरी आधी पढ़ाई। अब ये 2 साल के बाद 1 महीना इंटर्नशिप या 2 महीना इंटर्नशिप की बात नहीं है, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा कुछ जो है सीखना कठिन हो जाता है। पूरी आधी पढ़ाई उसकी इंडस्ट्री के अंदर ही होगी। इंडस्ट्री उसको जो है अलाउंस देगी और जो है इंडस्ट्री उसको जो है पूरा शॉप फ्लोर पर वो 1 साल की पूरी पढ़ाई उसकी उद्योग के अंदर होगी। तो हम ये मानते हैं कि उसके पढ़ने के बाद, जैसे अब टाटा है या महिंद्रा है या अशोक ले या हीरो है, तो उसके बाद उसके रोजगार मिलने की संभावना उस कंपनी में ही बहुत बढ़ जाएंगी और भी बढ़ सकती हैं। एक जो है पहल हमने की है साथ में विभाग के। और दूसरा जो है कि इंडस्ट्री रन स्किल सेंटर्स, इस पर अभी हम स्किल सेंटर जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में खोल रहे हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक स्किल सेंटर खुल रहा है जिसमें हॉस्पिटैलिटी की स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग।
क्योंकि आज की तारीख में स्किल ट्रेनिंग, स्किल की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ, जिसमें मैं अभी थोड़ा आपको बताऊंगा अभी कि क्या मेरी सोच है कि स्किल की कितनी इंपॉर्टेंस है इस समय। तो ये जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो सेंटर खोल रहे हैं नैनीताल में, इसमें मॉडल ऐसा है कि इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप जो है वही ट्रेनिंग देगा। अच्छा। वही उस सेंटर को चलाएगा पूरा। और जितने भी बच्चे, और इसकी ट्रेनिंग का 90% पैसा वो जो केंद्र सरकार का जो और राज्य सरकार के थ्रू जो कॉस्टिंग का जो एक स्किल का पैसा मिलता है उसके थ्रू वहाँ पर जाएगा। बच्चों से नॉमिनल लेंगे काफ़ी। और इसमें जितने 70% जो बच्चे पढ़ेंगे उनको टाटा ग्रुप अपने यहाँ कन्फर्म नौकरी देगा। अच्छा। ये एग्रीमेंट में है, ये एमओयू में बाकायदा बना हुआ है कि वो देंगे। तो इसको मैं कहूँगा कि एक इंडस्ट्री रन स्किल सेंटर, कि इंडस्ट्री खुद ही स्किल सेंटर को रन करे, उसका एक पूरा मॉडल हम बना रहे हैं। और ये मॉडल जो है ऑलरेडी काम हो रहा है, अगस्त में ये शुरू भी हो जाएगा। अच्छा। जो है नैनीताल में इस तरह के हम कई जो है अभी एक सेंटर खुल रहा है। हम कम से कम, मेरे पास इतनी कंपनियों के बात आ चुकी है कि करीबन 6-7 ऐसे स्किल सेंटर हम पूरे उत्तराखंड में कम से कम खोल देंगे अगले से 3 से 4 महीने के अंदर ही। 3-4 महीनों में ही? हाँ। अच्छा। जो है तो ये अगर ये जो अगस्त में अभी शुरू होने वाला है, तो इसको हम कहेंगे इंडस्ट्री रन स्किल सेंटर। कि अभी स्किल डेवलपमेंट पर आप जानते ही हैं कि जो है बाहर कई संगठनों में स्किल होती है, लेकिन उसके बाद कितनों को नौकरी मिलती है, कितने दिन तक वो नौकरी रहती है, ये समस्याएं रहती हैं। यहाँ पे एमओयू में गारंटी हो रहा है, एमओयू में पूरा लिखा हुआ है पूरा। तो इस तरह का इंडस्ट्री रन स्किल सेंटर करना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करना आईटीआईज के लिए। इसके अलावा जो है अगर हम गुणवत्ता की दृष्टि से करें तो हम अभी इस सत्र से शुरू कर रहे हैं कि बच्चों को पूरे प्रदेश में जितने भी हायर एजुकेशन के बच्चे हैं स्टेट में, उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की जानकारी देना। क्योंकि देखिए दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बिल्कुल इतनी आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि मैं तो उत्तराखंड में भी रहता हूँ, बाहर भी काफ़ी रहता हूँ, और डिजिटल और टेक्नोलॉजी मेरा बैकग्राउंड ही है। कल ही मैं सैम ऑल्टमैन का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि अगले साल जो AI में जो अभी GPT-5 आने वाला है अगले 1 महीने के अंदर, और अगले साल जो है, और जब मैं यहाँ आया था उससे पहले पूरे मैंने आदित्य बिरला ग्रुप की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव AI स्ट्रेटजी जो है उसमें बनाने में मेरा मुख्य योगदान रहा है। तो AI जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये मान लीजिए कि अगर आपसे 1 साल बाद अगर आपको AI नहीं आता है तो आप अनपढ़ हैं, और आप बाहर कहीं compete नहीं कर सकते अगर आपको AI नहीं आता है। तो इस दिशा में जो है सेतु आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ एक पहल की है, NASSCOM के साथ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की, और वाधवानी फाउंडेशन के साथ, कि AI और साइबर सिक्योरिटी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग प्रदेश के स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिसके पर उनको क्रेडिट भी मिलेगा बच्चों को उनकी पढ़ाई में, ये इसी सत्र से ही प्रारंभ होने जा रहे हैं। ओके। और ये एक प्रारंभिक शुरुआत है। अगला हमारा मॉडल ये है कि जो बच्चे इनमें और रुचि दिखाएंगे इन कोर्सेज में, उनके लिए हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराएं। उसके लिए भी मेरी 2 कंपनियों से बात हुई है, वो करने को इसको तैयार हैं, एक ऐसा मॉडल बनाने को। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, इससे जो है रोजगार की दृष्टि में, क्योंकि इससे तो स्किल डेवलपमेंट है जो है, और रोजगार की दृष्टि में देखें तो हमें अपने प्रदेश के कई, जैसे कृषि का मैंने बताया आपको, इसके अलावा जो है, क्योंकि कृषि में ही अगर आगे हम बढ़ें तो फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इसी में इतने रोजगार बन सकते हैं, फार्म इक्विपमेंट्स आदि आदि। इसके अतिरिक्त जो है अन्य सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज़ है। तो इन सारे सेक्टर्स में अभी हमने बहुत क्लोजली काम किया है विभाग के साथ। तो EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है प्रदेश के लिए, उसको बनाने में जो अभी मुझे आशा है कि वो शीघ्र कैबिनेट में जाएगी। इसमें सेतु आयोग ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, पूरे इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करना। EV हमें लगता है कि बहुत बड़ा सेक्टर है। आज प्रदेश का जो आप देखें GDP को, कि हमारे प्रदेश का 70% जो है इकोनॉमी, वैसे भी हम जानते ही हैं कि वो GDP जो 3 जिलों से आता है, और सबसे बड़ा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, और हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री ऑटोमोटिव है। उसमें तो कई बहुत बड़े प्लेयर्स, अशोक लेलैंड का यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसको हमने सही तरीके से और हम लेवरेज कर सकते हैं। आज हमारे पास अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड का आप जानते हैं 1/3 बाय वैल्यू उत्तराखंड से आता है, विच आई डिड नॉट नो, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सरप्राइज व्हेन आई मेट द हिंदुजा ग्रुप। तो अशोक लेलैंड है हमारे पास, टाटा मोटर्स है हमारे पास, हीरो का यहाँ पे बड़ा, हमारे पास महिंद्रा है। तो इन सब के साथ मेरा बड़ा रेगुलर संवाद एक मेरा है। तो
ऑटोमोटिव सेक्टर में हमको ईवी में इन्वेस्टमेंट अगले सभी होने हैं। 80,000 90,000 करोड़ के देश में इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हमको ये देखना है कि ईवी का हमारे पास इन्वेस्टमेंट आगे बढ़े, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आगे बढ़े, जो कि हो सकता है बजाय नई इंडस्ट्री के पीछे जाने के। और दूसरा जो है कि ईवी को अगर हम जितना बढ़ावा देंगे, अभी करीबन जो है सियाम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि ईवी में कम से कम नहीं तो 90 लाख जॉब अगले कई साल के अंदर क्रिएट होने वाले हैं। ये इतना बड़ा सेक्टर बनेगा। तो इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पॉलिसी में हमने ये भी सजेस्ट किया है कि पूरा ईवी का जो है स्किल डेवलपमेंट होना। तो इस तरीके से हमको रोजगार की संभावना है। मुझे लगता है कि क्योंकि हमको नए नए इकोनॉमिक सेक्टर्स भी खोलने होंगे जो उत्तराखंड के अनुकूल हों। हाँ, मैं यहाँ तो पेट्रोकेमिकल खोल नहीं सकता, लेकिन ईवी काम कर सकते हैं। हाँ, और टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म, हाँ, इस पे भी थोड़ा सा और बात करेंगे सर। पर मैन्युफैक्चरिंग पे अभी हम बात कर रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छा कर रहे हैं और हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन वो जो इम्बैलेंस है वो जिसका अभी आपने हल्का सा जिक्र भी किया, वो 3 जिलों बनाम 10 जिलों वाला, वो इस पे तो आगे भी बना ही रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हम ये तो बना नहीं ले जा पाएंगे। ये तो बना रहेगा इंडस्ट्री, लेकिन तो देखिए हैवी इंडस्ट्री तो हाँ, लेकिन ईवी में ये है कि जब आपके चार्जिंग स्टेशंस हैं ये खुलेंगे पहाड़ में, इसके अलावा जो है मैकेनिक्स होंगे, रिपेयर है, मैकेनिक है, तो ये एंसिलरी है बैटरी का। तो ये जो एंसिलरी जॉब्स बनते हैं ये भी बड़े संख्या में बनने वाले, नॉट जस्ट अबाउट कि वो कहाँ बन रही हैं, लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम बनेगा वो रोजगार की दृष्टि में बहुत होगा। इसका स्टार्टअप है, स्टार्टअप बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रदेश में और ज़्यादा स्ट्रांगली काम करने की ज़रूरत है। अगर हम आए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ आजकल काफ़ी बच्चे नई नई कंपनियाँ खोल रहे हैं, उनको भी ये, क्योंकि सिर्फ को रोजगार देना ही बात नहीं है, रोजगार सृजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो हम वहाँ के लिए नहीं, मतलब ऊपर नहीं ले जा सकते, हैवी इंडस्ट्रीज हम ऊपर नहीं ले जा सकते जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं। तो फिर पहाड़ी ज़िलों के लिए सेतु आयोग किस तरह से देखता है उन जिलों में रोज़गार परक चीज़ें पैदा करने के लिए? एग्रीकल्चर पे हमने बात की, टूरिज़्म एक चीज़ हो सकती है, लेकिन क्या इन दो के अलावा कोई और सेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनसे पहाड़ी ज़िलों में ज़्यादा रोज़गार पैदा किया जा सके? देखिए, एग्रीकल्चर है, टूरिज़्म है, और इसके अतिरिक्त जो है ये दो अपने आप में बड़े सेक्टर्स हैं। और इसके अतिरिक्त जो है मुझे लगता है कि पहाड़ में जैसे अगर हम एक जो पैरास्टेटल सेक्टर्स हैं, जैसे अर्बन सेक्टर भी है, पहाड़ में भी अर्बन एरिया है, पहाड़ में सब गांव ही नहीं है, पहाड़ में छोटे छोटे टाउन्स भी हैं, हमारे छोटे छोटे शहर भी पहाड़ के अंदर है, तो बड़े नगर निगम भी बना, नगर निगम भी है, वो सब हमारे पहाड़ के अंदर है जी। तो उनमें भी मुझे लगता है कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो जैसे अर्बन में अभी हमारी अर्बन में अगर हम उन संगठनों को बढ़ाएं और अर्बन सर्विसेज को आगे बढ़ाएं, तो वो भी एक बड़ा अपने आप में, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट टू एनर्जी है, और जो है इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल सर्विसेज कई तरीके से दी जा सकती हैं। तो उस सब में भी काफ़ी एक अच्छा स्कोप है कि जो है हम, इसके अलावा ITS सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज हैं जो भी एक रोज़गार क्रिएशन कर सकती हैं। अगर आप जाने तो एक कंपनी नाम है जोहो, अगर आपने नाम सुना होगा तो। जोहो, हाँ, जिन सॉफ्टवेयर और ईमेल्स भी उनके, एक ईमेल प्लेटफॉर्म भी जोहो शायद प्रोवाइड करता है। हाँ। तो जोहो जो है, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, और जोहो ने जो है कुछ समय के अंदर ही तमिलनाडु में उनका है हेडक्वार्टर। अच्छा। और वो रूरल एरियाज में ही चलती है कंपनी, उसका सारा डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ITS डेवलपमेंट सब रूरल एरियाज में है टोटली। श्रीधर वेम्बू ने जब बनाया उसको, कंप्लीटली तमिलनाडु के एक ग्रामीण क्षेत्र में वो कंपनी पूरी चलती है, क्योंकि IT सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लिए आपको कोई बड़ा प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग तो करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा एक जो है इकोनॉमिक सेक्टर हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रदेश में IT इंडस्ट्री को भी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। तो इस दिशा में क्या हम लोग कुछ काम कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे कुछ अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ हमारी हैं कि हम इस तरह के स्टार्टअप्स को, इस तरह के ग्रुप्स को इनवाइट कर पाएँ, उनको बुला पाएँ, उनको चार्म कर पाएँ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जाके इस तरह की सेटअप्स करने की? जैसे इस चीज़ में दो दृष्टि से देखूंगा। एक तो यह है कि कौन यहाँ आ सकता है, दूसरा है कि हमारी पॉलिसीज और इनेबलिंग एनवायरनमेंट, हमारा जो आंतरिक वातावरण है वो कैसा है। तो जहाँ तक यहाँ आने की आवश्यकता है उसमें तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हम जो है कई ग्रुप, क्योंकि उत्तराखंड को लेके देखिए सदाशयता भी बहुत है। मैं तो उद्योग जगत के टॉप मोस्ट लेवल पर, चाहे हिंदुजाज हों, महिंद्राज हों, टाटाज हों, बिरलाज हों, मेरा इंटरेक्शन हमेशा रहा है,
और आज भी मैं अपने ग्राम प्रधान से लेकर देश के सबसे बड़े उद्योगपति तक जुड़ा हूँ, और ब्लॉक प्रमुख से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक मेरी एक संवाद मेरा हमेशा चलता रहता है। तो पहाड़ में लोग आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो सब जो है एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह दे आर, मेरी सारी बातों में निकला कि दे आर इंटरेस्टेड टू कम, और वो आ सकते हैं। ये इसमें ज़रूर ये है कि हम एक जो है क्रेडिबल संवाद उनसे करें, तो लाने की मुझे समस्या नहीं लगती है। मेरे अगर एक बहुत बड़ी IT कंपनी है, मेरी उससे बात हुई कुछ समय पहले, सो दे आर इंटरेस्टेड टू सेटअप देयर, कि अगर वो, क्योंकि उनको देश के 10 शहरों में खोलना है जो है अपना डेवलपमेंटल सेंटर, तो 7 में खोल चुके हैं, 3 बाकी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देहरादून में कर सकते हैं, तो इन प्रिंसिपली तो एक तो ये बात है। लेकिन बात है कि हम अपने स्तर पर राज्य में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी का आना एक बात है, लेकिन हम कैसे उसको, तो हमने एक हमारी जो IT इंडस्ट्री की पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास IT इंडस्ट्री को लेकर इस समय आज की तारीख में कोई कंटेम्प्रेरी पॉलिसी इस वक्त नहीं है, तो हमने उद्योग विभाग को एक ड्राफ्ट पूरा दिया है IT इंडस्ट्री पॉलिसी का, कि जो होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या मेगा इंडस्ट्रियल है, या फिर जो है जो सर्विस सेक्टर की पॉलिसी है, वो इन्वेस्टमेंट पर आधारित है कि आप 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें। बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज भारत उत्तराखंड सरकार की हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेंटर्ड है। लेकिन IT इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एक समय पर आप कहेंगे भाई 100 करोड़ का प्लांट बन गया, ऐसे नहीं होता। उसमें तो ऑफिस बनाना है और कुछ फैसिलिटीज़ देनी है, उनका तो जॉब क्रिएशन, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बेस पे इंसेंटिव देना है। तो उसके लिए हमने एक पॉलिसी उद्योग विभाग को दी है, और मुझे आशा है कि उद्योग विभाग उस पर जो है बहुत जल्दी उस पर कार्यवाही करेगा। तो एक उस चीज़ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से कर भी रहा है, क्योंकि IT इंडस्ट्री, और उसमें ज़रूर ये बात आएगी कि IT इंडस्ट्री हमारी कहाँ पर आएगी, क्योंकि हमारे पास IT पार्क तो है, लेकिन IT पार्क में तो फिलहाल IT और काफ़ी संगठन और IT पार्क तो है, लेकिन कंपनीज नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको लैंड की आवश्यकता। तो एक चर्चा चल रही है, जो है विभाग ने अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है उसके ऊपर, और मुझे लगता है कि अगर हमारे पास कम ज़मीन भी हो तो भी हम उस पर बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई 50 एकड़ ज़मीन चाहिए या 200 एकड़ ज़मीन चाहिए। IT पार्क के लिए बड़ी ज़मीन नहीं चाहिए, 10 से 20 एकड़ में भी एक पार्क बन सकता है। बॉम्बे में हमारे पार्क है, या हमने कई ऐसे पार्क हैं जो, क्योंकि वो दे गो वर्टिकल, वो हाइट में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको जो है IT पार्क को भी एक बनाने की आवश्यकता है। तो विभाग के साथ संवाद चल रहा है उसके ऊपर। सर, टूरिज़्म पे लॉन्ग टर्म की क्या प्लानिंग्स हैं, और क्या किस तरह से हमारे यहाँ पे पहले तो टूरिज़्म 2 तरह का है, एक जिसमें टूरिस्ट घूमने के लिए आता है, और एक वो हमारी धार्मिक महत्व की जो जगह हैं उनके लिए एक बड़ा चंक जो है वो उसके लिए उत्तराखंड में आता है। उसका एक टाइम फ्रेम है कि वो पर्टिकुलर 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। उस 6 महीने में भी बरसातों का जो सीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो और सैटेलाइट डेस्टिनेशंस को हम लोग अभी तक ऐसे डेवलप नहीं कर पाए हैं कि जितना भीड़ हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे है, जबकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिज़्म का। तो इस दिशा में क्या प्लानिंग्स हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए? मैं इस पर अपने कुछ विचार आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि इसके ऊपर हमारा जल्दी अभी संवाद होना है जो नए टूरिज़्म सेक्रेटरी हैं, क्योंकि टूरिज़्म विभाग में भी परिवर्तन हुआ है। जी, धीराज गर्ब्याल जी इसमें आए हैं। हाँ, और मुझे उनसे बड़ी आशाएं हैं जी, और जो है बहुत जल्दी बैठक होने वाली है, तो हम उस पर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम टूरिज़्म पे देखें इस समय आज की तारीख में, तो ये आपने सही कहा कि उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है वो 3 मैं सेक्टर्स में उसको डिवाइड करता हूँ, 3-4 सेक्टर्स में। एक तो आपने कहा कि जो हमारा 4 धाम टूरिज़्म है, जो है वो सीजनल है और रीजनल है। जो है वो 6 महीने का है, और वो एक देश के एक हिस्सा है, उसी पर उसका जो है वो रहता है। उसमें तो उसका मैनेजमेंट करने में सरकार पूरे प्रयास करती है अपना करने का। हालांकि उसमें जो है स्टिल उसमें भी स्कोप है। मुझे लगता है कि जो आज यात्री आते हैं और देख के चले जाते हैं, क्या हम उनको 1 दिन और रोक सकते हैं, क्या हम उनको 2 दिन और रोक सकते हैं, क्या हम उनको किसी और डेस्टिनेशन में भी ले जा सकते हैं। तो ये एक सोच है जो है जिस पर विभाग, मुझे लगता है कि उनकी नीतियाँ भी हैं। तो ये एक पोटेंशियल एरिया है। दूसरा ऑफ कोर्स जो है कि एरिया ये है कि अभी जो हमारे टूरिस्ट एरियाज़ हैं, जो नॉन टूरिस्ट एरियाज़ हैं जिसको मैं कहूँगा, वहाँ पर टूरिज़्म कैसे और आगे बढ़े। जैसे मैं तो जब छोटा था नैनीताल में, तो जाड़ों में तो खाली हो जाता था नैनीताल पूरा, हम खुद ही हल्द्वानी आ जाते थे उस समय। लेकिन आज तो जाड़ों में भी टूरिस्ट नैनीताल में आता है, तो हर समय आ रहा है। तो उसमें जो है हाउ कैन वी प्रोवाइड मोर एमिनिटीज़ टू देम, और ताकि वो और कंट्रीब्यूट करें।
जो है। और तीसरा ये है हाई वैल्यू टूरिज्म, जिसको हम कहेंगे, क्योंकि प्रदेश में हाई वैल्यू टूरिज्म देखा जाए तो 10% के आसपास ही है नंबर में, लेकिन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% टू द इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सेक्टर। यस, फ्रॉम द सेक्टर। सो वो एक इसका अर्थ ये है कि उस 10% को हम आगे बढ़ाएं तो प्रदेश की आय भी बहुत उससे बढ़ सकती है। क्योंकि टूरिज्म का अर्थ यही नहीं कि कोई लोग यहाँ आए और जो है, चलिए रिलीजियस टूरिज्म तो हमें करना है, वो तो आस्था का विषय है, उसमें तो हम कोई प्रश्न अलग, एक कैरिंग कैपेसिटी का इशू है, सरकार अभी उस पर स्टडी भी एक कर रही है, वो एक डायमेंशन है। लेकिन जो बाकी टूरिज्म है उसमें तो आदमी आए तो भाई आप हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट भी करो, नहीं तो आप जो है आके खाली जो है भीड़ बनाने का क्या है। क्योंकि जितने बड़े नंबर्स में हमारे पास लोग आते हैं वो कैपिटलाइज नहीं हो पाते हैं उसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। अब इसके पर ये एक स्ट्रेटेजी के रूप में देखने की आवश्यकता है पूरा, कि हम उसके इसमें कई राज्य करते हैं इस दिशा में कि अगर आप 3 दिन है तो 5 दिन कैसे आए, तो उसके पर भी मुझे लगता है विभाग की एक सोच है जो अभी हमारी चर्चा होगी। तो हाई एंड टूरिज्म मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मेरे पास कई ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हाई एंड टूरिज्म पर यहाँ खोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको खोलने की, कि उसमें अगर आज किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो उसमें फिर हम कितने समय तक उसको हम खोल सकते हैं, उन प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने की आवश्यकता है जो है, ताकि आज अगर कोई कहे कि भाई मुझे आज खोलना है, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उसका कहना था कि भाई हमने एप्लीकेशन दी थी, उसमें समय लग गया क्योंकि ज़मीन जो है वो इस विभाग के पास है, उस विभाग के पास है, उससे हम कैसे लें, या उसका ज़मीन का नेचर अभी ये है, वो ज़मीन जंगलात की है, इसकी है, तो वो सब एक प्रोसेस सरकार के अंदर होती है। ज़मीन किसी ने कहा कि मुझे बड़े स्तर पर यहाँ खोलना है हाई एंड टूरिज्म का स्पॉट, और वो उसको ज़मीन दी जाए ताकि वो बनाए, वो जो समय है उसको मुझे लगता है कि कम करने की आवश्यकता है, उसमें थोड़ा समय क्योंकि ज़्यादा लगता है। मुझे विश्वास है कि इस पर सरकार कुछ करेगी। अच्छा, अब हम कंक्लूड करें उससे पहले इस पे भी कि आपका लंबा समय कॉर्पोरेट का अनुभव रहा है। कॉर्पोरेट की जो वर्किंग होती है उसका एक तरीका अलग होता है, और अब गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसका तरीका अलग होता है। आप कैसे तालमेल बैठा पा रहे हैं उससे? गवर्नमेंट की वर्किंग जो है उस वर्किंग को देख के कई बार फ्रस्ट्रेशन या वो वैसा तो नहीं होता है? कॉर्पोरेट में जो बात होनी होती है, जो काम होना होता है वो होता है, वो तुरंत हो जाता है। यहाँ पे आप ही ने अभी जिक्र किया जैसे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लटर्ड है वो, और मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। अभी एक ग्रुप है गुजरात का, उसका पिछले साल में उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में 1400 करोड़ का MOU साइन हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी अपनी पिछले 1.5 साल से वो चेज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि उनका इतना बड़े इन्वेस्टमेंट का MOU ऑलरेडी हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। तो यहाँ की वर्किंग, गवर्नमेंट की वर्किंग जो है वो बड़ी अपने आप में पेचीदा होती है। तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा चल रहा है? देखिए, मैं ये किसी का उदाहरण हो सकता है, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार इन जनरल का एक तरीका जी ज़रूर जो है थोड़ा धैर्य थोड़ा रखना पड़ता है, अधिक धैर्य चाहिए सरकार के साथ काम करने के लिए, सरकार के अंदर काम करने के लिए। मुझे लगता है उसके कुछ कारण भी हैं। मैं जैसे उत्तराखंड सरकार पर मैं नहीं कहूँ ऐसा कुछ कहूँगा कि यहाँ कठिन है या ऐसा है या वैसा है, क्योंकि जब मैं आया था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको ब्यूरोक्रेट के साथ काम करना यहाँ आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा ये देखना है कि कुछ अच्छे अफसर भी हैं, कुछ क्योंकि हर जगह हम एक ब्रश से कहते हैं ना पेंट नहीं कर सकते। कुछ बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं जिनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, जिनका जो मुझे लगता है कि बड़े प्रतिबद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं जो है, कुछ अच्छे IAS ऑफिसर्स भी हैं, कुछ कठिन IAS ऑफिसर्स भी हैं। तो मैं तो इसको और वो सभी जगह होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रहता है, तो मैं ये मान के चलूँगा। लेकिन अगर हम मोटी बात में कहें, क्योंकि सरकार की चुनौतियां भी बहुत होती हैं। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने बड़ा आसान होता है कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, एक मार्केट में बेचना है, इस तरह के कस्टमर चाहिए, मैं उनको देखूंगा। लेकिन सरकार को सबको देखना होता है, सरकार को एक गरीब को भी देखना है, सरकार को जो है एक अमीर को भी देखना है। तो एक चीज़, दूसरा सरकार एक डेमोक्रेटिक, एक जैसे कहते हैं ना गणतांत्रिक जनतांत्रिक जो है फ्रेमवर्क में काम करती है। उसके लिए कंसेंसस देखना, कंसल्टेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ों में सरकार के कंस्ट्रेंट भी बहुत होते हैं, मैं मान के चलता हूँ। और तो एक ये बात है। दूसरा, हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो है ये सब देखते हुए भी सरकारें बदलती भी हैं,
सरकारें बदल भी रही हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वर्क कल्चर में जो है बड़ा अच्छा है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं भी जो है गुजरात में गया, उनका वर्क कल्चर बड़ा अलग तरीके का जो है। और इसके अलावा कई राज्यों में, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी जो है कई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और तो सरकारें भी बदल रही हैं। और बदलते समय के साथ मैं हमेशा ये कहूँगा कि बदलते समय के साथ सबको बदलने की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार भी हो, उसका भी वर्क कल्चर बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आप एक दूसरी जनरेशन को एड्रेस कर रहे हैं। मैं भी सरकार के अंदर भी देखता हूँ कि जो यंग IAS ऑफिसर्स हैं, काफ़ी यंग IAS ऑफिसर्स हैं, वो करना चाहते हैं काम को। उनको थोड़ा कभी गाइडेंस अगर अच्छे से मिले तो बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं। तो कहीं पर, और ये ज़रूर है कि जो है मुझे लगता है कि जैसे सरकार की भी फंक्शनिंग में कॉरपोरेट कल्चर को मिलना होगा। क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर या सरकारी कल्चर कहें, बात तो एक ही है कि काम समय पर हो और काम सही संसाधनों में हो, एक प्रतिबद्धता के साथ हो। और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा एक गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपने अंदर कॉर्पोरेट कल्चर के प्रिंसिपल्स को ला रही हैं कि आज पॉलिसी भी हो तो वो एक्शन ओरिएंटेड हो। आज अगर हमको कोई भी काम करना है तो उसका आउटकम आए। क्योंकि कई बार जो है कई कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हमने पैसा सर खर्च किया और हमने पैसा खर्च कर दिया, हमारी ये स्कीम है, हमने पैसा खर्च कर दिया। बहुत हद पूछो तो होता है कि अच्छा इससे ये बना, लेकिन मेन बात यह है कि वो जो हमने बना उससे हमारी जनता को क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पहाड़ को क्या लाभ हुआ। तो हमको उस दृष्टि को और शार्प करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। तो और सेतु आयोग अपनी पूरी जितनी उसकी वो है अपने फुल फ्लेज्ड वर्किंग में आ चुका है, क्योंकि आपने तो स्क्रैच से शुरू किया जिस समय पे उसका गठन हो रहा था, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जितनी रिक्वायरमेंट्स थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि अपने मतलब उसकी ज़रूरतें जितनी थी वो बॉडी पूरी तरह से स्ट्रक्चरली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है कि अब फुल फ्लेज्ड वे में काम करना शुरू? नहीं, अभी हमने नहीं किया है। अभी हमारे पास जितने हमारे पास लोग होने चाहिए थे उसमें सिर्फ 2/3 लोग ही हमारे पास हैं इस समय। अच्छा। जो है, और क्योंकि सरकार की चयन की प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, मुझे लगता है। और मेरी तो आशा यही है कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ें हों, क्योंकि जो काम करने में, देखिए इस समय आजकल स्पीड का युग है। सरकारों भी अब ये नहीं कह सकते हैं कि जो है हमको हमारी प्रक्रियाओं में इतना समय लगता है, क्योंकि प्रक्रियाओं को भी आप सुधार सकते हैं। आज कई सरकारें अपनी प्रक्रियाओं को बहुत सुधार रही हैं। तो जो है शुरू में तो अभी तक 2/3 हमारे पास हुआ है, हमारे पास 1/3 लोग अभी नहीं हैं, जिसकी एक चयन की प्रक्रिया कुछ महीनों से चल रही है। और मुझे आशा है कि वो जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत आवश्यकता है हमको। और अगर सेतु को अच्छे से काम करना है तो वो टीम भी उस हिसाब से चाहिए बात। क्योंकि प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि कई क्षेत्र हैं, अभी हम कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अर्बन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तीसरा यह है कि हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि शहरीकरण भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं बहुत छोटी हैं, उनके बजट्स बहुत छोटे हैं। इसके ऊपर हमने पूरी रिपोर्ट भी 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी को दी है। सेल्फ रिलायंट ही नहीं है, हमारे सेल्फ रिलायंट नहीं है। उनका 86 जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनका मात्र 14% रेवेन्यू वो खुद अर्न करती हैं। 86% के ऊपर के लिए वो सरकार पर डिपेंडेंट, अनुदान पे डिपेंडेंट। और अगर वो अनुदान पर डिपेंडेंट हैं तो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन हो, जो किसी और पर डिपेंडेंट है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और जो आत्मनिर्भर नहीं है वो प्रभावी कभी नहीं हो सकता। ये तो एक शाश्वत सत्य है। तो अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की बहुत आवश्यकता है। इनफैक्ट ग्रामीण को भी सर, मतलब 73rd 74 दोनों ही अमेंडमेंट्स जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जितने सब्जेक्ट्स हम कहते हैं कि ग्राम सभा के पास होने चाहिए या नगर पालिका के पास होने चाहिए, वो सब्जेक्ट्स ट्रांसफर ही नहीं हुए हैं। वो डिवॉल्व करना जरूरी है। इवन जैसे मैंने कहा शहरी निकायों के ऊपर भी हमने 18 जो संवैधानिक सब्जेक्ट हैं जो होने चाहिए थे, 18 में से हमने 8 पूरे ट्रांसफर किए हैं। 8 किए हैं और 6 पार्शली किए हैं। अच्छा। जबकि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में 18 में से 14 जो है पूरे ट्रांसफर हो चुके हैं और 4 पार्शली हुए हैं। तो इसके जो हमारे नगर निगम हैं उनको, इनफैक्ट केरल में ग्राम सभाओं के पास भी बहुत ज़्यादा अधिकार हैं। तो जब तक हम जो है अपने, क्योंकि देहरादून में बैठे हुए हम पूरा और या एक विभाग में बैठे हुए हम नहीं, प्रदेश नहीं मैनेज हो सकता है। हमारी जो नैनीताल की नगर पालिका है या हल्द्वानी की है, या वो अपने आप में समर्थ होनी चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी तो सब आज निगम निगमों की है, नगर पालिकाओं की, कोई दुनिया तो उन्हीं को ब्लेम करती है।
लेकिन सत्य है कि उनके पास अधिकारी नहीं है उतने। तो ये करने की आवश्यकता है। तो ये हमने मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर रिपोर्ट दी है पूरा बाकायदा, और इसके ऊपर एक अच्छा संज्ञान भी लिया गया है। तो इसके ऊपर एक दो विषय पर विभाग से बातचीत चली है कि उनको हमको डिवॉल्व किया जाए, क्योंकि जब तक हमारी अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक हमारे शहर अच्छे से मैनेज नहीं होंगे। ये मेरा बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। और वो बड़े बने उसमें जो फंक्शंस हैं, चाहे जल के, उनको वाटर का बहुत ज़रूरी है कि उनको जल्दी मिले, टाउन प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें अर्बन लोकल बॉडीज़ में जान लानी है। अब इसके मुझे मेरे ख्याल से कुछ पहले प्रयोग हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या, लेकिन सिर्फ काम देने से नहीं होगा, हमको उनको काम भी देना होगा, और जो फंड उस पर जो खर्च होता है वो फंड भी देना होगा, और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। क्योंकि खाली किसी को काम देने से नहीं होता, उसको काम देने के साथ साथ एम्पावर भी करना जरूरी है। अगर आप किसी कहेंगे आप ये काम करो और आप उसको एम्पावर नहीं करें तो काम कैसे करेगा। तो मुझे लगता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तभी हम उनकी जिम्मेदारी भी तय कर सकते हैं और वो बड़ी भी बन सकती हैं। आज की तारीख में, जैसे मैं NSE में था अभी कुछ दिन पहले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मैं, तो मैंने उनसे बात की कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को आज जो है देश की जो बड़ी सफल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, चाहे वो सूरत की है, इंदौर की है, अहमदाबाद की है, पुरी की है, जो मॉडल कही जाती है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनकी बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि ये बड़ी हैं, ये पैसा खुद उठा सकती हैं अपने कार्यों के लिए, तो उसकी बहुत आवश्यकता है। तो अर्बन क्षेत्र में मुझे लगता है यही अगर क्षेत्र आगे बढ़े तो इसमें जॉब क्रिएट होंगे। जॉब क्रिएशन करने के लिए उद्योगों की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है सेक्टर्स को, अगर जो हमारे सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत आवश्यकता है। तो अर्बन क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। स्किल में मैंने जैसे कहा कि उसमें हमारा एक काफ़ी है, और हायर एजुकेशन है, और इसके अतिरिक्त जो है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टअप्स के ऊपर अभी हमने काफ़ी जो है काम किया है, और हमने विभाग से कहा है कि एक जो स्टार्टअप हब बन रहा है उसको एक अच्छे तरीके से किया जाए। हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है, उसको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कैसे किया जाए, ये भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। या इसके अलावा जो है आपके पशुपालन है। पशुपालन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है हमारा। आज हमारे पास डेयरी में आंचल है, आंचल को हम कैसे मजबूत बनाएं। हमारे प्रदेश में आंचल के अलावा दूध ही नहीं बिकना चाहिए कोई और जो है। तो मुझे लगता है कि विभाग भी इसके ऊपर चाहता है। तो अभी हमारी NDDB से बात हुई है कि हम कैसे आंचल को और स्ट्रेंथन कर सकें। और या बकरी पालन है, आज बकरी पालन जो है, या मौन पालन है, इस सब सेक्टर्स में भी जॉब बहुत क्रिएट हो सकते हैं। और ये तो ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनको आप तमाम पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, जो इतना पिछड़े हुए हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन में, GDP कंट्रीब्यूशन में भी, और मतलब एक तरफ पलड़ा भारी है 3 जिलों का, उस बैलेंस को भी आप इन सेक्टर्स के माध्यम से अच्छे से नहीं, बकरी पालन एक बड़ा विषय है जिस पे मैं बड़ा डीप में गया जी। और इसमें मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो पहाड़ में बकरी की जो मृत्यु दर है पालन में, एक तो इसको लोग पहाड़ में, हम तो पहाड़ के लोग जैसे बकरी रखते भी हैं तो उतनी साइंटिफिक तरीके से नहीं रखते हैं। या हमारे पहाड़ में, जैसे मैं गांव में जो है गोट है, तो वो गोट में जो है बकरी रहती है। अब बकरी जो है वहीं पर वो सब जो है मल मूत्र भी वहीं पर है, वहाँ बकरी भी रह रही है, तो स्वास्थ्य भी जल्दी खराब हो जाता है उसका। 20 से लेकर 40% तक मोर्टेलिटी है बकरियों की, जो है यंग बकरियों की। तो इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है पूरा। अच्छा। कि अगर बकरी को जो है, अगर उसका बकरी के रहने के लिए अच्छी जगह हो, और उसके अलावा उसको अगर बकरी को न्यूट्रिएंट्स दिए जाए, यानी कि कुछ भी खा रही है उसके अगर न्यूट्रिएंट्स दिए जाए, और इसके अलावा बकरी पर अभी हमने 2 प्रयोग हमारे चल रहे हैं। एक चंपावत में चल रहा है और एक हमारा यह देहरादून में ही चल रहा है, कि बकरी पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उसको ब्लूटूथ टैग लगाया, एक बकरी पर टैग लगाया जाता है। अच्छा। ये महाराष्ट्र में बहुत सफल है। उस टैग से ये पता चल जाता है कि बकरी का, ये देखिए यहाँ पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना प्रयोग हो रहा है, कि बकरी जो है उसकी आवाज़, बकरी का टेम्परेचर और बकरी के चलने की गति, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये बकरी बिल्कुल बीमार हो, ये एकदम इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसको तुरंत देखने की ज़रूरत है। अच्छा। तो जब हमने इस प्रयोग को किया, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा। पहले विभाग ने कहीं पर प्रयास किया था, उस पर कॉस्ट ज़्यादा थी, तो अभी हमारे पास एक कंपनी आई है, तो उसमें जो है इससे उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है पूरा। और तो इस तरह के हमको ना टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, तभी आज हमारी बकरी जो है, अब ये बड़ा विषय बड़ा कभी कभी लगता है, उसका एवरेज वेट इज़ अराउंड 40 to 50% देन अ बकरी इन महाराष्ट्र। अच्छा। पहाड़ में। और ये सिर्फ ब्रीड की वजह से नहीं है? ये ब्रीड की वजह से नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ जो है
कि बकरी की पालन की प्रैक्टिसेस, उनकी प्रैक्टिसेस और उसको जो है एक 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 बिजनेस की तरह देखना। बकरी जो है गरीब आदमी का एटीएम होती है। उसको अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो बकरी जब चाहे बेच दे और उसके दाम मिल जाएंगे उसको। तो इस तरह तो ये पशुपालन के जो क्षेत्र हैं और भी कई अन्य क्षेत्र में तो कुछ चीज़ों की हमने बात की है। तो मुझे लगता है कि ये सब हमको पहाड़ में ये सब चीज़ों प्रैक्टिसेस को लाने की आवश्यकता है। तभी हमारा जो एक जो प्रदेश का जो उद्देश्य है, जो विज़न है कि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, हम आमदनी को आगे बढ़ाएं, तभी सफल हो सकेगा। और उससे भी बड़ा जो ब्रॉडर विजन सर, जिस वजह से उत्तराखंड राज्य का गठन ही हुआ, कि यूपी के समय पे जिन तमाम इलाकों तक विकास नहीं पहुंचा था, उस दिशा में सच में कुछ हो पाए, वो ग्राउंड तक वो चीज़ें पहुँच पाए। बिल्कुल। उत्तराखंड देखिए आज की तारीख में ये मान के चलें कि देश जो है वो एक गति से आगे बढ़ रहा है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, हम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली विश्व अर्थव्यवस्थाओं में हैं। तो उत्तराखंड क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? और तेज़ी से बढ़ रहा है, और भी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और जो हमारे जो मूलभूत चैलेंजेस हैं पहाड़ के विशेषकर, और उत्तराखंड तो आप कोई कुछ भी कहे, उत्तराखंड तो पहाड़ की अस्मिता, पहाड़ के कल्चर उसके लिए बनाया गया ना, उसके लिए हम लोग सब जुड़े हैं। वही कारण है कि आज हम भी जो है, हम और आप इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। और जब भी मुझे इस पे बात आती तो मेरा तो भावनात्मक रूप से बहुत जो है मैं अपने पहाड़ से बहुत जुड़ा हूँ। तो उन्हीं आशाओं और उन्हीं एस्पिरेशंस के लिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। आज हो चाहे वो दर्द हो, चाहे मुझे याद है रामपुर तिराहा का कांड हुआ था, तो हमारे अंदर इतना गुस्सा उस वक्त आया था, हम जहाँ भी थे। तो वो ये भावनाएं हमारी हैं पहाड़ के लिए, तो क्यों नहीं पहाड़, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों को और करें तो और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और बहुत स्पेसिफिकली भी सर अब करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 25 साल का अब उदाहरण हमें ये बताता है कि हम नंबर्स में जब ओवरऑल उत्तराखंड के नंबर्स काउंट करते हैं तो तब हम ये डिफरेंस नहीं समझ पाते कि ये नंबर्स 3 जिलों से आ रहे हैं और बाकी के 10 जिले बहुत उस इम्बैलेंस में कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। हाँ। तो अब हमें उस पर शायद बहुत डिलिबरेटली फोकस करने और बहुत एग्रेसिवली फोकस करने की भी जरूरत है। जैसे आपने शुरू में कहा कि पहाड़ जब से उत्तराखंड राज्य बना है, लगभग 2 लाख हेक्टेयर की जमीन उसमें खेती कम हो गई है। उसमें जो है, जो आपने कहा बंजर, तो मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि फिर भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। यही कारण है कि जो है, जब मैंने बड़ी कंपनियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो बहुत कम वॉल्यूम है, तो मतलब 1% भी नहीं है, तो मतलब कॉर्पोरेट लेवल पर के उत्तराखंड में क्या अटेंशन देनी, इसलिए तो काफ़ी लीडर्स भी आते भी नहीं हैं काम करने के लिए। लेकिन मैंने यही कहा कि आप ये मत देखिए कि आज क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि क्या हो सकता है, पोटेंशियल कितना है, और उत्तराखंड का बहुत पोटेंशियल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बारामासा को टाइम देने के लिए और इतना डिटेल में सेतु आयोग से जुड़ी, उसकी वर्किंग से जुड़ी और तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ये थे सेतु आयोग के उपाध्यक्ष जोशी जी हमारे साथ। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर से होगी मुलाकात एक और पर्सनालिटी से। तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें बारामासा।